नमस्कार। कभी सोचा है बैंक क्या है? सिर्फ पैसे जमा करने की जगह? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। आज हम किताबी बातों से हटकर ये समझेंगे कि अपना बैंक असल में काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपए हैं। अब सवाल ये है कि वो इन्हें कहाँ रखें, घर पर कैश या फिर बैंक में? क्या बेहतर है? देखिए, दोनों में फर्क साफ है। घर पे कैश रखा तो चोरी का डर लगा रहता है। पैसा जैसा है वैसा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और हिसाब किताब रखना भी मुश्किल। दूसरी तरफ बैंक में पैसा सेफ है, उस पर ब्याज भी मिलता है। ऑनलाइन पेमेंट करना हो या कुछ और, सब आसान। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में लोन लेने के रास्ते भी खुलते हैं। सीधी सी बात है, आज के जमाने में पैसा सिस्टम में डालने से ही बनता है, और वो सिस्टम है बैंक। और यहीं पर पता है सबसे बड़ी दिक्कत आती है। हम सब ने स्कूल कॉलेज में एग्जाम के लिए बैंकिंग के भारी भरकम शब्द रटे हैं, है ना? लेकिन असल जिंदगी में जब बात अपनी सैलरी, अपने बिजनेस या रोज की यूपीआई पेमेंट्स की आती है तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि उन रटे हुए शब्दों का मतलब क्या है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई एक बैंक का असल में रोजी रोटी का काम क्या है, मतलब वो कमाता कैसे है। बहुत ही आसान भाषा में अगर कहें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों से पैसे जमा करती है और फिर उन्हीं पैसों को दूसरे जरूरतमंद लोगों को कर्ज पर दे देती है। और इस पूरे लेन देन में जो ब्याज का फर्क होता है ना, बस वही बैंक का मुनाफा है। इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। सोचिए, BANK मतलब बोरोवर्स एंड सेवर्स के नए किरदार। मतलब बैंक वो बिचौलिया है जो पैसे बचाने वालों को और कर्ज लेने वालों को एक ही छत के नीचे ले आता है। और देखिए, यहीं पर एग्जाम की भाषा और असल जिंदगी की भाषा एक हो जाती है। जिसे हम किताबों में प्राइमरी फंक्शंस पढ़ते हैं, वो असल में बैंक का कोर बिजनेस है। सेकेंडरी फंक्शंस का मतलब है वो सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। और इनोवेटिव फंक्शंस, अरे वो तो आज का डिजिटल जमाना है, यूपीआई, मोबाइल ऐप्स, ये सब कुछ। अच्छा, इन सब थ्योरी वाली बातों को एक असल कहानी से समझते हैं। चलिए मिलते हैं मुरादाबाद के एक एक्सपोर्टर रोहन से। हम रोहन के सफर के हर पड़ाव को देखेंगे। कैसे उसने बिजनेस शुरू किया, रोज के खर्चे कैसे मैनेज किए, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन कैसे लिया और विदेशी ग्राहकों के साथ पेमेंट का लेन देन कैसे किया। इस पूरी कहानी में बैंक का क्या रोल था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले रोहन ने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए एक करंट अकाउंट खुलवाया और अपनी टीम को सैलरी देने के लिए उसने एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाया जिसे यूपीआई से जोड़ दिया। ये हुआ बैंक का पहला मेन काम, डिपॉजिट लेना। फिर जब रोहन को अपना बिजनेस बढ़ाना था, कच्चा माल खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो बैंक ने उसके बिजनेस के टर्नओवर को देखकर उसे एक कैश क्रेडिट लोन दे दिया। ये है बैंक का दूसरा मेन काम, कर्ज देना। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब रोहन को विदेश से डॉलर्स में पेमेंट आई तो बैंक ने उसे रुपयों में बदलकर उसके अकाउंट में जमा कर दिया। इतना ही नहीं, बैंक ने उसके जीएसटी और बिजली पानी के बिल भरने का काम भी ऑटोमेटिक कर दिया। ये सब है बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस, जिन्होंने रोहन का काम कितना आसान कर दिया। तो रोहन की कहानी से ये तो साफ है कि बैंकिंग की सही समझ कितनी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन हम में से कई लोग कुछ आम गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं और इन गलतियों की वजह से पैसों का नुकसान भी होता है। चलिए जरा इन्हीं गलतफहमियों को दूर करते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि सेविंग्स अकाउंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। सच तो यह है कि महंगाई उसके ब्याज से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। या फिर ये सोचना कि क्रेडिट कार्ड और लोन हमेशा ही बुरी चीज हैं। अरे नहीं, अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। और हाँ, अपने पर्सनल और बिजनेस के पैसों को कभी भी एक ही अकाउंट में न रखें। हिसाब किताब में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इन सच्चाइयों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट्स और जो लोग अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, वो अपनी बैंकिंग को कैसे मैनेज करें। इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और काम के स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपना बैंकिंग सेटअप ठीक करें। एक प्राइमरी सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए सैलरी और यूपीआई के लिए, और एक इमरजेंसी फंड जो एफडी या लिक्विड फंड में हो। स्टूडेंट्स के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है, और आदत डालने के लिए महीने में 500 रुपए की एक छोटी सी आरडी भी शुरू की जा सकती है।
और सबसे जरूरी बात, अपनी सुरक्षा। अपना यूपीआई पिन, ओटीपी, सीवीवी, कोई भी पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर ना करें। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत में जो डिजिटल मनी की क्रांति चल रही है ना, उसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। जरा इस नंबर को देखिए। साल 2025 में यूपीआई के जरिए 228.3 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़ी शॉपिंग तक सब कुछ डिजिटल हो गया है। और ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत में हुए कुल लेन देन में से 99.8% डिजिटल थे। कैश का इस्तेमाल सिर्फ 0.2%। मतलब अब डिजिटल फाइनेंस को समझना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। अच्छा, अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि बैंक आखिर पैसा कैसे कमाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी कराई, जिस पर बैंक उसे 5% ब्याज दे रहा है, यानी साल के 5,000 रुपए। अब बैंक उसी 1 लाख रुपए को किसी और को 12% पर लोन दे देता है। उससे बैंक कमाता है 12,000 रुपए। तो 12,000 कमाया, 5,000 दिया, बीच का 7,000 रुपए बैंक का सीधा मुनाफा हुआ। इसी ब्याज के अंतर से बैंक चलता है। तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। कुछ छोटे छोटे काम हैं जो आज ही किए जा सकते हैं। सबसे पहले अपना बैंक स्टेटमेंट या ऐप खोलकर देखिए कि आप कौन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनी चैलेंज लीजिए, इस हफ्ते एक छोटी सी आरडी या एफडी शुरू करने का। अपने घर में बड़ों से उनके लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कीजिए। और अगर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है तो पहला काम उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना। तो अब एक आखिरी सवाल, ये सब कुछ जानने के बाद क्या अब भी बैंक सिर्फ एक ईंट और पत्थर की इमारत नजर आता है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जिसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?